नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके स्पीडी सक्सेस चैनल पे। स्पीडी सक्सेस की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य का हमने एक फर्स्ट पार्ट का वीडियो हमने पहले भी डाल रखा था। आज इसके सेकंड पार्ट है जिसमें हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करेंगे, कुमार गुप्त और स्कंदगुप्त के बारे में भी देखेंगे। इसके अलावा इसके बाद आता है जो अगला टॉपिक आएगा तो वो हुणों का आक्रमण होगा, जिसके बाद गुप्त वंश का पतन होना प्रारंभ हो जाएगा। वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज मेनली फोकस करेंगे कि किस तरीके से चंद्रगुप्त प्रथम के पूरे साम्राज्य का विस्तार होता गया और गुप्त वंश अपने एकदम चरम सीमा पे पहुंचा था। पिछले वीडियो में जिस तरीके से हमने देखा था कि किस तरीके से चंद्रगुप्त प्रथम के जो बेटा रहता है समुद्रगुप्त, जिसकी माता लिच्छवी राजकुमारी रहती हैं, इसने अपने नेपाल का जो क्षेत्र रहता है वहाँ पर भी अधिग्रहण कर लेता है और उसके बाद अपने साम्राज्य को काफ़ी हद तक बढ़ाता रहता है। ये एक 9 दक्षिण भारत के राज्यों को जीतता है, जबकि उत्तर भारत के 12 राज्यों को जीत लेता है। माफ़ कीजिएगा, उत्तर भारत के 9 राज्य और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीतता है, इसलिए इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फिलहाल हम आगे इसकी चर्चा शुरू करेंगे, पर सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, बात कर रहे हैं हम समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त के 2 बच्चे होते हैं, एक का नाम होता है रामगुप्त और दूसरे का नाम रहता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो जो रामगुप्त रहता है इसकी वाइफ का नाम रहता है ध्रुवस्वामिनी। ये याद रखिएगा क्योंकि यही पूरा जो मतलब गुप्त साम्राज्य का एक टर्निंग पॉइंट होता है, थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट। तो क्या रहता है कि इसका जो समुद्रगुप्त के ख़त्म होने के बाद जैसे वंशों में चला आ रहा है कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, उसके ही अनुसार रामगुप्त गद्दी पे बैठता है और राजा बनता है। पर जब रामगुप्त राजा बनता है तो शकों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य अर्थात मगध में वो शुरू हो जाता है और उस आक्रमण से बचने के लिए रामगुप्त ने शकों के साथ संधि कर लेती है और संधि के साथ अपनी वाइफ ध्रुवस्वामिनी उनको दान में देने का जो है मतलब प्रॉमिस कर देता है कि भाई आप हमारे रियासत में आक्रमण मत करो, भले जाए मेरे वाइफ को लेकर के चले जाओ। इस टाइप का जो मतलब ये आदमी होता है जिसने इस तरीके की संधि कर लेती और इस संधि के अनुसार ये जब अपने वाइफ को जो भेजता है वहाँ पर शक वाले शासक के पास और एक पालकी में ले जा करके, तभी जो इसका जो छोटा भाई होता है चंद्रगुप्त द्वितीय वो इस बात से काफ़ी नाराज़ रहता है कि हमारे रियासत की इज्जत अब ख़त्म होने वाली है। इसलिए वो क्या करता है कि वो जो पालकी जा रही होती है शक रियासत के पास, तो उस पालकी में ही ध्रुवस्वामिनी के मतलब ड्रेस पहन करके ये खुद ही चंद्रगुप्त द्वितीय बैठ जाता है। और जब बैठता है और वो पालकी जब जाके शक राजा के पास जाती है और वो राजा के सामने वो जब उपस्थित किया जाता है इनको, तब ये ध्रुवस्वामिनी की जगह चंद्रगुप्त द्वितीय सामने आते हैं और ये सीधे उस शासक का सर कलम कर देते हैं और वहाँ पर जो है शकों का मतलब बीच में जो काफ़ी भगदड़ मच जाती है, उसी से मौका देख करके वो वहाँ से निकल आते हैं और आकर के सीधे अपने रियासत में सबसे पहले जा कर के रामगुप्त के पास जाते हैं और रामगुप्त का भी यहाँ पर गला काट देते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठते हैं और सिंहासन के बैठने का समय काल है 375 AD। तो इस तरीके से ये रामगुप्त का बहुत ही छोटा सा एक शासनकाल होता है जो किसी काम का नहीं है, पढ़े ना भी तो भी कोई बात नहीं है। तो मेनली चीज़ ये है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को हमको ज़्यादा जानकारी लेना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनने के बाद सबसे पहला काम क्या करता है? सबसे पहले ये अपने बड़े भाई की जो वाइफ रहती हैं ध्रुवस्वामिनी, उनको अपनी वाइफ का दर्जा प्रदान करता है और ये उनसे प्रथम शादी करता है चंद्रगुप्त द्वितीय। और इनके शादी करने के बाद जो है इनकी एक सेकंड मैरिज भी करते हैं। पहले देखिए इनकी माता का नाम दत्त देवी रहता है, इनकी माता का नाम। तो ये इनकी माता जो है ये समुद्रगुप्त की द्वितीय पत्नी के वो बेटे होते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, और इनके जो ध्रुवस्वामिनी के अलावा ये एक और शादी करते हैं जो नागवंशी शासक की पुत्री रहती है जिनका नाम रहता है कुबेर नागा। और कुबेर नागा के से इनको जो है 2 पुत्र मतलब एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म होता है। जो पुत्री का नाम रहता है प्रभावती गुप्त और पुत्र का नाम रहता है कुमार गुप्त। ये दोनों याद रखिएगा। बेसिकली देखिए एक बार और समझाता हूँ। जो रामगुप्त होते हैं इनकी वाइफ रहती है ध्रुवस्वामिनी और उनके जो वो जाके शकों के पास जाते रहते हैं, तो चंद्रगुप्त उसी पालकी में बैठ जाता है और जाके शक को ख़त्म करके वापस आता है और रामगुप्त को मार करके फिर शासक बनता है और शासक बनने के बाद अपने बड़े भाई की वाइफ से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद जो है उनके जो है मतलब एक और शादी करता है और उस दूसरी शादी रहती है नागवंशी राजा की बेटी जिसका नाम रहता है कुबेर नागा।
और उनसे शादी करने के बाद इसके एक पुत्र और एक पुत्री होते हैं। पुत्र का नाम रहता है कुमारगुप्त प्रथम और पुत्री का नाम रहता है प्रभावती गुप्त। तो इससे जो पता लगता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 शादियाँ की हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के अगर माता की बात करेंगे तो इनके माता का नाम रहता है दत्त देवी, और इसके बाद ये अपने जो जिस तरह से इनके एक पुत्र एक पुत्री होता है, इसके बाद इन्होंने अपने इतिहास में सीखा कि किस तरीके से एक साम्राज्य बनाने के लिए विवाह नीति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसी विवाह नीति के तहत इसने एक शादी की थी जो नागवंशी शासक होते हैं, और नागवंशी शासक के बाद जो है ये चले जाते हैं दक्षिण भारत की तरफ, और दक्षिण भारत में एक वाकाटक नरेश होते हैं। तो वाकाटक नरेश, ये इनका नाम रहता है रुद्रसेन, इनसे अपनी बेटी जिसका नाम रहता है प्रभावती, उससे शादी कराते हैं। वाकाटक अगर देखा जाए कि कहाँ पर है आज की डेट में, तो ये अगर भारत की बात करेंगे, ये भारत है, तो ये भारत के जो है ये वाला क्षेत्र जो आता है ये वाकाटक क्षेत्र होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और वाकाटक के बाद जो है इसने जो है कदम्ब राजवंश जो कर्नाटक क्षेत्र में आता है, कर्नाटक यहाँ आ जाएगी, ये होता है कर्नाटक और ये होता है वाकाटक, ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। तो वाकाटक में जाकर के वाकाटक के राजा रुद्रसेन से अपनी बेटी की शादी करवाते हैं। फिर और नीचे जाते हैं कदम्ब राजवंश में, कदम्ब राजवंश में अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह करवाते हैं। तो इन दोनों क्षेत्र में इस मगध वंश का जो है डायरेक्ट जो है विवाह नीति इससे बन जाता है, ठीक है। इस विवाह नीति बनने के बाद जो है ये यहाँ पर जो है एक गुजरात के जो शासक होते हैं इनसे काफ़ी दुश्मनी चलती रहती है। फिर क्या करते हैं, जो इनकी जो पड़ोसी हैं, ये मतलब वाकाटक वाली जो मतलब क्षेत्र में जहाँ अपनी बेटी का विवाह करवाए रहते हैं, वहाँ पर जो है प्रभा देवी से बोलते हैं कि तुम थोड़ा अपने साम्राज्य का हेल्प हमको दो, ताकि हम ये गुजरात और कर्नाटक वाले क्षेत्र में अधिग्रहण कर सकें वहाँ के शासकों को हरा करके। तो ये प्रभावती अर्थात वाकाटक साम्राज्य ने जो है यहाँ पर जो है इसकी चंद्रगुप्त द्वितीय की हेल्प करते हैं, और चंद्रगुप्त द्वितीय की मतलब हेल्प पा करके जो है वाकाटक और गुप्त साम्राज्य दोनों लोग मिल करके गुजरात को परास्त करते हैं, और गुजरात और काठियावाड़ जो क्षेत्र रहता है वो जा करके मगध साम्राज्य में मिला देते हैं। इसके बाद जो है अपना और दूसरा जो मतलब दक्षिण में और ज़्यादा जो मतलब प्रभुत्व बनाने के लिए फिर कदम्ब राजवंश तो रहता ही है। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन मिलती है जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिस से, ये फाहियान का नाम तो हम सुने होते हैं, चीनी यात्री रहता है। फाहियान का जो भारत आगमन होता है ये 399 AD में होता है। इसने जब भारत आता है तो ये भारत को जो है यहाँ पर देखता है किस तरीके से कला और संस्कृति का प्रभुत्व इतना तेज है। इस कारण से जो है इस शासनकाल में इसके अनुसार ये कहा गया कि भारत में प्राचीन भारत के इतिहास को ये एक कला और संस्कृति के रूप से एक स्वर्ण युग कहा गया है। इसके नवरत्न हुआ करते थे, इसके मतलब दरबारी जितने लोग रहते थे शासक, उनको नवरत्न कहा जाता था। दरबारी में इसके कौन थे? धर्मंतरी, कालिदास, छप्रणक, बेताल भट्ट, अमर सिंह, शंकु, वराहमिहिर, वररुचि, घटककर पर, ये सब इसके आदि जो है मतलब शासक रहा करते हैं। इसके अलावा अगर जो है बात करा जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी की, तो इसकी राजधानी रहती है पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी होती है उज्जैनी। क्या होता है जब ये शकों को परास्त करता है यहाँ पर जो है जा करके, तो शकों का जो है काफ़ी जो है मतलब कॉन्सेंट्रेटेड क्षेत्र रहता है वो है उज्जैनी क्षेत्र, ठीक है। तो ये जब उनको वहाँ पर परास्त करता है तो उज्जैनी में जा करके अपना आधिपत्य जमा लेता है। इस तरीके से इसकी दूसरी राजधानी उज्जैनी बन जाती है। और डेफिनेटली ज़रूरत है कि अगर आप इतना बड़ा साम्राज्य है तो आपको जो है अपने साम्राज्य के दोनों साइड में जा कर के अपना राजधानी बनाना ही होगा। इस तरीके से इसकी पूरी राजधानी बनती है। अगर इसकी विजय यात्रा की बात किया जाए तो सबसे पहले ये शकों को 389 AD में परास्त करता है। इसके बाद और जा करके अपना जब साम्राज्य विस्तार होता है उस वक्त भी 412 AD में एक बार और जाके शकों को पूरी तरीके से समाप्त करता है। इसके बाद बात करेंगे वाहिक क्षेत्र की। वाहिक यहाँ पर जो कुषाण वंश रहता है जो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया रहता है इसका गुप्त वंश आने तक में, ये पर सिंधु नदी के आसपास के कुछ क्षेत्रों में कबीलाई रूप में जो है कुषाण वंश स्थित रहते हैं। तो वाहिक नाम का जो मतलब जगह में यहाँ पर सिंधु के पास आक्रमण करता है और इस क्षेत्र में उन कुषाणों को समाप्त करके सिंधु का क्षेत्र भी अपने साम्राज्य में मिलाता है। इसके बाद अगर बात करेंगे बंगाल क्षेत्र की, तो बंगाल के क्षेत्र के आसपास काफ़ी सारे गणराज्य स्थापित थे।
उन गणराज्यों में एक एक करके हमला करके उन सबको अपने अधीन कर लेता है। जो कि जब राजतंत्र जहाँ है वहाँ पर अगर ये इतना शासन कर रहा है तो गणराज्य की क्या वैल्यू होती। गणराज्य में जो है आसानी से इसने सब जीत हासिल की। इसकी इन्फॉर्मेशन अगर बोला जाए कहाँ मिलेगी तो ये महाशैली स्तंभ लेख में इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना साम्राज्य विस्तार किया था। अगली बात करते हैं अगर, तो ये यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और देनी है कि चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय के जो शासनकाल को ब्राह्मण का चरमोत्कर्ष काल माना गया है। मतलब इसके शासनकाल के समय में जो ब्राह्मण लोग रहते हैं वो अपने सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल करते हैं और अपने ब्राह्मणवाद को काफ़ी जो है मतलब लोगों तक, जनता तक पहुँचाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका बेटा आता है जिसका नाम रहता है कुमारगुप्त। ये कुमारगुप्त प्रथम 415 एडी से लेकर के 455 तक राज करता है। ये लगभग होता है 40 वर्ष तक, ठीक है। तो कुमारगुप्त जो रहता है चंद्रगुप्त प्रथम की जो पहली वाइफ रहती है, पहली वाइफ कौन, जो रामगुप्त प्रथम की, रामगुप्त की वाइफ रहती है ना ध्रुवस्वामिनी। ये ध्रुवस्वामिनी से हुआ इसका पुत्र रहता है जिसका नाम रहता है कुमारगुप्त। तो वही जो प्रथा जो बीच में इसने तोड़ी थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने कि भाई अपने बड़े भाई को मार के राजा बना, तो वो प्रथा दोबारा से शुरू किया और कुमारगुप्त को राजा बनाया। तो कुमारगुप्त किसका पुत्र था, ध्रुव देवी का, ठीक। इसके बाद ये जब राजा बनता है तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के एक दूसरा वाइफ भी रहती है जिसकी हमने चर्चा की, नागवंशी। तो ये इसकी वाइफ रहती है कुबेर नागा। उसका एक पुत्र होता है, उस पुत्र का नाम रहता है गोविंद गुप्त। तो कुमारगुप्त ने अपने यहाँ पर जो है अपने पूरे मगध साम्राज्य में शासन करता है। इसके बाद वैशाली जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्र रहता है, ये मगध का एक बॉर्डर ही मान लो कि जिसने भी वैशाली अगर जीता तो उसने 50% मगध में आधिपत्य कर लिया। वहाँ पर अपने छोटे भाई को भेजता है एज अ गवर्नर, मतलब गवर्नर बना के गोविंद गुप्त को, और वहाँ पर बोलता है कि तुम यहाँ से हमारे क्षेत्र की रक्षा करोगे। और अब बात करते हैं कि ये यहाँ पर कुमारगुप्त की ओर, तो कुमारगुप्त ने सेना को परास्त किया था। ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत है। ये कुमारगुप्त ने जो है ये यहाँ पर जा करके ये शकों की सेना को भी, ये जो छोटे मोटे इलाके में जो मिलते जाते हैं तो उनकी सेना को भी ये परास्त करता है कुमारगुप्त। अगर इसकी उपाधियों की बात की जाएगी तो इसने महेंद्र कुमार, महेंद्र श्री और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। धर्म की बात करेंगे तो जिस तरीके से सारे गुप्त वंश अपने धर्म जो वैष्णव धर्म रखने लगे थे उसी तरीके से इसने भी वैष्णव धर्म को अपनाया था। गुप्त के सर्वाधिक अभिलेख अगर बात की जाए कि सर्वाधिक अभिलेख किस गुप्त शासक के मिलते हैं तो यही कुमारगुप्त प्रथम है जिसके सर्वाधिक अभिलेख हमको आज की डेट में प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक के मतलब ये नहीं कि ओवरऑल में अशोक हैं जिसके सर्वाधिक अभिलेख हमको मिलते हैं, पर अगर गुप्त काल में बात किया जाएगा तो गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम के सर्वाधिक अभिलेख हैं। इसके शासन में एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको याद रखना है, वो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई जिसको जो है कालांतर में जा करके मोहम्मद गौरी का वो एक सेवक या दास कह लीजिए या फिर सेनापति कह लीजिए वो तोड़ता है, ठीक। इसकी कुछ प्रमुख उपाधियां रहती हैं। इसने प्रमुख उपाधि जो ली रहती है तो वो रहता है पुष्यमित्र, इसकी जो मतलब उपाधियां महेंद्र कुमार, महेंद्र श्री और महेंद्रादित्य। और अगर प्रमुख घटनाएं इसके शासनकाल की बात किया जाए तो सबसे पहले होता है वो पुष्यमित्र से युद्ध, और पुष्यमित्र से युद्ध के बाद ये दक्षिण भारत में की ओर प्रस्थान करता है और दक्षिण विजय के लिए निकल पड़ता है। दक्षिण विजय में कुछ छोटे मोटे साम्राज्यों को भी हराता है, पर मेनली अगर इसके जो क्षेत्र की बात किया जाए कि इसका साम्राज्य विस्तार कहाँ तक था तो ये पश्चिम में देखा जाए तो अरब सागर तक, जबकि पूर्व में अगर इसको बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी तक के जितनी भी सीमाएं होती हैं सब जगह इसका शासन हो गया था। उत्तर में हिमालय है जैसे कि हम जानते हैं, और दक्षिण भारत में ये नर्मदा नदी तक पहुंच चुका था अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए। ये इसमें मतलब इन्फॉर्मेशन में इतना ही। एक और है कि दक्षिण भारत में नर्मदा नदी को ये क्रॉस भी किया था और नर्मदा नदी के कुछ जो है शासकों को हराया भी था, और उसमें से एक है सतारा नाम का जो क्षेत्र था। सतारा से प्राप्त कुछ सिक्के हमको दिखे हैं, उनकी मतलब स्टडी करते हैं तो ये पता चलता है कि इसने भी मतलब कुमारगुप्त प्रथम ने भी एक अश्वमेध यज्ञ कराया था जो कि सतारा तक जो है पहुंचा था, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे स्कंदगुप्त की जो कि कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र होता है। इसका शासनकाल होता है 455 से लेकर के 469 तक। इसका शासनकाल लगभग 15 वर्ष तक चलता है। ये 15 वर्ष का छोटा शासनकाल है पर यह काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाला इसका भी होता है, क्योंकि इसने जो है
पुष्यमित्र जो उसके पूरे वंशज जो कुछ बचे रहते, थोड़ा बहुत भी अगर इक्का दुक्का भी बचे हैं, इसने पूरी तरीके से पुष्यमित्र के पूरे वंशजों को सफाया किया। वहीं कुछ अगर जो है शक वंश भी जो अगर थोड़ा बहुत बचा होता है, शक वंश को भी पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। तो इसने जो मतलब अपने पूरे साम्राज्य में जो इसके पूर्वज जो भी करते आए उन सबको पूरी तरीके से एक अंत करता है। अंत करने के बाद एक इसकी साम्राज्य में एक घटना हो जाती है। हमको जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि जो सुदर्शन झील रहती है, सुदर्शन झील जिसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसका स्थापना करवाए रहते हैं, वो सुदर्शन झील इसके शासनकाल में टूट जाती है। तो ये सुदर्शन झील जब टूटती है तो कुछ बालू के ढेर मिला करके उसको टेम्परेली उसको काम करता है, लेकिन ये पूरी तरीके से ये बनवा नहीं पाता है। तो इसका कोई इन्फॉर्मेशन कौन है, सुदर्शन झील किसके शासनकाल में जो है ध्वस्त होती है, तो वो ध्वस्त होती है स्कंदगुप्त के शासनकाल में। ठीक, अगर बात किया जाए इसकी उपाधियों की, तो इसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की भी ने धारण की थी। सबसे पहला शासक था जो कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। और विक्रमादित्य के अलावा इसने क्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी। एक अभिलेख है जिसका नाम रहता है कहीय अभिलेख। ठीक, तो कहीय अभिलेख के अनुसार इसने अपना नाम रखा था, इसका नाम मिलता है शक्रोपन। ठीक, और अब अंत में चलते चलते जो है देखिए इसका इन्फॉर्मेशन एक ये है कि जो हूण जनजाति रहती है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आक्रमण करती है, हूण जनजाति में बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब जो युद्ध करने वाले रहते हैं। तो उन्होंने दो हिस्सों में अपने साम्राज्य को विभाजित किया था। एक गए थे कि जो मतलब दक्षिण भारत की तरफ, और एक गए थे यहाँ पर जो मगध की तरफ आए थे। तो जो मगध की तरफ आए थे वो यहाँ स्कंदगुप्त के शासनकाल में सबसे पहले हूणों का आक्रमण हुआ था, जिसको स्कंदगुप्त ने बड़ी ही सफाई से जो है उसको ख़त्म किया था, और उसको ख़त्म करके अपनी संस्कृति को भी बचाया था। लेकिन फिर लगातार कि स्कंदगुप्त के मरने के बाद काफ़ी सारे जो शासक आते जाते हैं वो इतने कमज़ोर रहते हैं कि ये जो हूण लोगों का जो आक्रमण है उस आक्रमण को नहीं सह पाते हैं, और धीरे धीरे करके गुप्त साम्राज्य का अंत हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही। अगले वीडियो में हम परवर्ती गुप्त साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जैसे कि हम बता रहे हैं कि गुप्त वंश में स्वर्ण काल माना गया है कला संस्कृति के लिए, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा कला संस्कृति हो सकता है, अभिलेख हुआ, जो भी किताबें हुई, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करेंगे जो भी हमारे चैनल में नए हैं, एक बार और बोलेंगे कि सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि अगला वीडियो जो आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वो उस वीडियो से क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे आपका कहीं का भी एग्ज़ाम ले लीजिए। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद।